राजनीति अब विचारधारा और जनता के हित और के लिए नहीं होती। राजनीति अब मफाद की राजनीति हो गई है। राजनीति अपने फ़ायदे का खेल हो गया है। महाराष्ट्र की घटना से पूरा देश उस तरफ राजनीतिक निगाहों से देख रहा था, तभी आज आरजेडी ने एमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में मिलाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया है। आरजेडी बेशक बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन उसने एमआईएम पे जो कुठाराघात किया है उसकी बानगी देर तक सुनाई देगी। एमआईएम के एक वाहिद बचे विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम अकेले टूट के गए थे तो 5 लाए और आइंदा 4 यहाँ से गए हैं तो हम 24 लाएंगे। आज विधानसभा का मानसून सत्र का चौथा दिन शुरू हुआ। आरजेडी और विपक्ष के तमाम विधायक विधानसभा के अंदर अग्निपथ का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहीं और थे। उन्होंने दूसरे हाफ के कुछ देर पहले एमआईएम के 4 विधायकों को अपनी गाड़ी में बैठाकर लाया। उसके बाद ये उन चारों विधायकों के साथ अध्यक्ष विधानसभा के चैम्बर में गए, वहाँ एक पत्र सौंपा और उन चारों विधायकों ने वहाँ ये स्वीकार किया कि उन्होंने एमआईएम छोड़ के आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आरजेडी के लीडरों ने इसके बाद फिर 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों विधायक मौजूद थे। चारों विधायक ने कहा कि वे स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़कर यहाँ आए हैं। बात पार्टी के छोड़ने, पार्टी के पकड़ने की नहीं है, बात एक राजनीतिक मर्यादा की है। बेशक आरजेडी बड़ी पार्टी हो गई है। आरजेडी ने जो किया उससे पहले बीजेपी ने भी किया था। बीजेपी ने हम के 3 विधायकों को तोड़कर अपना नंबर बड़ा कर लिया था। आज वही काम आरजेडी ने एमआईएम के विधायकों को तोड़कर अपना नंबर बड़ा किया है और विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि पार्टी बड़ी है, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खटास पैदा हुआ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश आरजेडी करे। नए माहौल में पार्टी नए तौर पे नया कारनामा करने की कोशिश करे, ऐसी चर्चा हो रही है। चर्चा ये भी हो रही है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब आरजेडी बड़ी पार्टी है। अगर कल वोटिंग हुई और अविश्वास प्रस्ताव आया और पूरी जेडीयू ने विधानसभा से अपने आप को अलग रखा तो ये अविश्वास प्रस्ताव पास होगा और एक नया अध्यक्ष मिल सकता है। हो सकता है आने वाले वक्त में आरजेडी और जेडीयू के बीच रिश्ता बने और एक नई सरकार भी हो। ये तो वक्त के गर्भ में है, इसकी चर्चा ज़ोरों पर है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना है। आइए देखते हैं कि आरजेडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तेजस्वी क्या कह रहे हैं और इन चारों विधायकों ने क्या कहा। साहब हुए चारों विधायकों का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन चारों के आने के बाद जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चारों आरजेडी के नए विधायक का ताल्लुक राष्ट्रीय जनता दल से पुराना रहा है। 2005-10 में लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और शहनवाज भाई तो 2015 में विधायक ही थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो इनकी वापसी जो है घर वापसी हुई है, जिससे हमारा दल महागठबंधन मजबूत हुआ है और देश के हालात को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया है ये बाकायदा लीडर फैसला है और हम लोग सब लोग
चारों जो नए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने मिलवाया है। उनका भी आशीर्वाद सभी लोगों से प्राप्त हुआ, सभी लोगों पर। तो बड़ी खुशी की बात है कि फिर से पुनः इन लोग देश के हालात को देखते हुए इतना निडर फैसला लेते हुए पुराने घर में वापसी इन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो नहीं, हम चाहेंगे कि चारों जो विधायक हैं वो भी अपनी बात जो है आप लोगों के साथ सामने रखें। जो देश का हालत है उसको देखते हुए महागठबंधन को मजबूती करने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आने का काम किए हैं ताकि देश का जो हाल है वो देख रहे हैं। इसी की वजह से हम लोग ये अभी सवाल बाद में, पहले अपना बात रखें। मैं मोहम्मद बावन बहादुरगंज से विधायक। अभी जो मौजूदा हालात में जो देश का परिस्थिति है जिसको देखकर लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने के लिए हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राजद को ज्वाइन किए हैं और इसमें बहुत अच्छा रोल रहा हमारे संजय जी का भी, जो हम लोग इस पार्टी में आए और ये बहुत अहम फैसला था जो प्रदेश के लिए भी ये साबित होगा। वक्त आने पर पता चलेगा कि हम लोगों का जो मंशा था महागठबंधन को मजबूत करना, प्रदेश को मजबूत करना और देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया। शहनवाज जी हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोगों के पार्टी के कद्दावर नेता रहे और सीमांचल के जो गांधी कहलाते थे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब, उनके ये शहजादे हैं, छोटे पुत्र हैं। तो हम चाहेंगे कि अपनी बात रखें। देखिए, हम चारों लोगों को MIM ने मौका दिया, हम इसके लिए उनका शुक्रगुजार करते हैं। दूसरी बात, आप देखे होंगे जो मौजूदा चुनाव अभी कुछ वर्ष पहले हुआ, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, तमाम सेकुलर ताकतें, हमारी पार्टी भी लड़ी थी जिस पार्टी में मैं पूर्व में था, सब लोग अल्पसंख्यक हो या सेकुलर लोग हो, तमाम लोगों ने सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने की कोशिश की। उसी क्रम में उसी दोनों प्रदेश का रिजल्ट को देखते हुए हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जोकीहाट से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के सेकुलर लोग चाहते थे कि हम तमाम लोग फिर से बिहार में जो सबसे मजबूत सेकुलर पार्टी है हम उसका हाथ को मजबूत करें, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सीमांचल की जो बदहाली है उसको सब लोग मिल करके दूर करें। अपना बोल थोड़ा तेज बोल दीजिए सर प्लीज। MIM पार्टी से गत 20 विधानसभा चुनाव लड़ा था। मैं पहले भी विधायक था और माननीय लालू जी के नेतृत्व में पहले भी राजनीति की है बिहार में। और अभी मौजूदा हालात में जो मुल्क के हालात हैं और सारे सेकुलर एक प्लेटफॉर्म में आते हैं और खिलाफ चुनाव लड़ना है। इसलिए हम लोग बिहार में अपने युवा नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और सीमांचल में संगठन को मजबूत करके हम लोग एक नया बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। MIM के वाहिद बचे विधायक अख्तरुल ईमान ने आकर मीडिया के सामने कहा कि जो किया गया है ये गलत हुआ है और इन लोगों ने मीर जाफ़र का किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल की आवाज़ के लिए हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जो पार्टी A to Z की पार्टी कहती थी MY की पार्टी, इन लोगों ने अक़लियतों और दबे कुचलों की आवाज़ को दबाने के लिए ये काम किया है और जो लोग यहाँ से गए उन्होंने धोखा दिया है। अख्तरुल ईमान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। की, दलितों की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया। वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमज़ोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा किया है, बल्कि सीमांचल की
गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ मीर जाफरों के साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, और जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। आपके विधायकों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, इसलिए आपके विधायकों पर आपका कंट्रोल नहीं था। नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आजादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े पार्टी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमें से अकलियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूं कि पिछले इजलास जितने सेशन हुए हैं, गवाह होगा कि अकलियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को एमआईएम ने मजबूती से उठाया है, और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है। दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं, दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवार चाटने की। एमआईएम है जो मान सम्मान की बात करती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए जो पार्टी का तलवार चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। एमआईएम ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है, और अख्तरुज्जमान खड़ा है। मैं दावा करता हूं आपको। अरे मुझे किसकी हिम्मत है? मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुज्जमान के ईमान का खरीदारी करता है। कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि क्या कहना। अख्तर जी, आप उधर भी नहीं रहे, आप भी तो हाउस के बाहर। क्या स्टैंड अलग नहीं है? सवाल ये पैदा होता है, आप महागठबंधन के साथ भी नहीं रहते थे, बिहार के पिछड़ों के लिए जो बात हमने की है, सीमांचल के हक व इंसाफ की हमने बात की है। सीमांचल में वो तमाम तर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही हैं, जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है। कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया। लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। और मैं समझता हूं किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की है। अंदेशा नहीं था, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आपको लगता है बिहार में कुछ होने वाला है? अब भाई, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं, उनसे पूछिए। लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं, सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन की संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ। आपको महागठबंधन के फोल्डर में रहना चाहिए था, ये महसूस हो रहा जी? महागठबंधन के फोल्डर। मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता, और मैं कोई अपनी जाति फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूं। बिहार के दबे कुचले अकलियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर आया हूं। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। मंत्रालय की भी ऑफर थे मुझको। ऐसी चीजों को पांव के ठोकर में रखता है अख्तरुज्जमान, और एमआईएम भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी भी इन चीजों को आड़े आने नहीं दिया, हमेशा सच्चाई और हक की बात की है। और मैं उसका सिपाही हूं, पूरी तवानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ। इन हादसा से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज़्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता। किसको दोषी मान रहे हैं? दोषी दोनों हैं, टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे? ये बातें तो बहुत दिनों से अंदेशा करता भी तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई पकड़ी है जिसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है।
अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। इस पे आरजेडी में जाकर उनको क्या फायदा मिलेगा, क्या हाँ लगता है? बिल्कुल साहब को भी घटनाक्रम से बिल्कुल मैंने यहाँ की खबर दी है और उन्होंने कहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी खेल होगा क्या? अब उस खेल की बात उनको कहिए, वो खेल का जो तमाशा देख वो उम्मीद बांधे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है गलत है और महाराष्ट्र के खेल को जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी या खुद गलत कर रहे हैं।